दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा ब्रांड जिस पर लोगों को भरोसा था, एक ऐसा ब्रांड जिनसे लोगों को उम्मीद थी, एक ऐसा ब्रांड जो अपने आप में जीत की गारंटी था। और बीते 10 बरस में जो भी राजनीतिक तौर पर उस ब्रांड को बनाने का ताना बाना बनाया गया, उसके पीछे सिर्फ प्रचार नहीं था, बल्कि उन नीतियों का भी प्रचार था जिन नीतियों के आश्रय लोगों के भीतर यह भरोसा जाग रहा था और यह उम्मीद बन रही थी कि शायद स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन एक झटके में, एक चुनाव परिणाम के बाद ऐसी परिस्थिति कैसे निकल कर आ गई जहां पर इस देश की अर्थव्यवस्था का पूरा खाका लोगों को समझ में आने लगा। वो जान गए कि दरअसल ये पूरी सरकार कॉरपोरेट के इशारे पर चलती है या उनके लिए चलती है। वो जान गए इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री का ओबीसी होना जातीय समीकरण को साधने का एक हथियार तो हो सकता है, लेकिन समानता की सोच जातियों को मौका देकर ऐसा संभव है नहीं। तो चाहे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हो, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां हो, इसी उम्मीद और आस के आश्रय तो एक ब्रांड बनाया गया था। लेकिन अब इस ब्रांड को लेकर अगर कोई यह कहे कि यह चेहरा हमें चुनाव में हरा देगा, तो मसला सिर्फ इतना भर नहीं है कि किसी राज्य के भीतर वहां की लीडरशिप और बीजेपी यह सोचने लगी हो कि वह चेहरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 बरस में गढ़ा गया, उसकी एक चुनावी हार के साथ आने वाले वक्त में एक पूरी कतार खड़ी है चुनाव हारने के लिए। क्योंकि उन्हें डर है इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी का वो ब्रांड दरअसल धूमिल हो गया है। और राजनीतिक तौर पर इसकी सिर्फ यह वजह नहीं है कि अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां वो चुनाव प्रचार करने गए, उसमें 60% से ज्यादा जगहों पर उन्हें हार मिल गई, और वह भी महाराष्ट्र में जहां पर अब 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, हरियाणा में जहां पर 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की प्रयोगशाला के तौर पर था और वहां भी बड़ी हार उन जगहों पर मिल गई जहां प्रधानमंत्री प्रचार करने गए थे। तो क्या प्रचार को रोक दिया जाए और इस दौर में केंद्र सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी 2024 के लोकसभा चुनाव में नजर आई, वो राज्यों के चुनाव तक ना पहुंचे और प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने ना आए, तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि राज्यों के चुनाव अगर राज्य स्तर पर लड़े जाएंगे तो फिर वह सवाल बहुत दूर हो जाएगा जिस सवाल के आश्रय राहुल गांधी ने इस देश के भीतर में एक नई राजनीति गढ़ने की शुरुआत की है। यानी बिल्कुल उलट परिस्थितियां हैं। क्या एक वक्त प्रधानमंत्री मोदी को या बीजेपी को जरूरत थी राहुल गांधी की, वो नाम सामने आ जाए तो फिर बीजेपी मान लेती थी कि चुनावी जीत तय है। और अब ऐसी परिस्थिति है कि अगर प्रधानमंत्री अपने ब्रांड को लेकर किसी राज्य के चुनाव प्रचार में गए तो वहां पर राहुल गांधी की पूरी फिलॉसफी और पूरी राजनीति सामने आकर खड़ी हो जाएगी और एक झटके में जिस चेहरे के इर्द गिर्द ताना बाना बीजेपी बुनती रही, अब वो बुनने की स्थिति में नहीं होगी। यह सब कुछ क्या एक सामान्य परिस्थिति है इस देश के भीतर? बिल्कुल नहीं। क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें समूची राजनीति को झोंक दिया गया। इस देश में करोड़ों अरबों रुपया चुनाव प्रचार में झोंक दिया गया। इस देश के भीतर में क्या क्या कुछ नहीं छुपाया गया, खास तौर से असंगठित क्षेत्र जिसमें इस देश के 92% लोग जुटे हुए हैं। लेकिन उनका कोई डाटा 2015 के बाद बाहर आ नहीं पाया और अब जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली है। कितनी बड़ी तादाद में असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की नौकरियां चली गई, वहां पर कितने शटर गिर गए, दुकानें बंद हो गई, किन परिस्थितियों में भारत की इकोनॉमी पर भी तकरीबन 11,60,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो क्या अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल के तौर पर हो या मजदूर के तौर पर हो, वो किसानी के तौर पर हो या इस देश के डिग्रीधारी युवा के तौर पर हो, उम्मीद और आस टूटी है। उसी आसरे पूरा का पूरा ब्रांड बनाया गया था, जो प्रचार के जरिए बनाया गया था। और इन परिस्थिति के भीतर प्रधानमंत्री की मौजूदगी कहीं पर भी अब आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे सकती है। हमें लगता है आज अपनी बातों को तथ्यात्मक तौर पे शुरू किया जाए, उससे पहले आज की एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। यह तस्वीर बजट को लेकर है।
ये तस्वीर आने वाले वक्त में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में बजट कैसे तैयार हो उसको लेकर उस बैठक की तस्वीर है, जिसमें नीति आयोग के तमाम अधिकारी और तमाम अर्थशास्त्रियों की मौजूदगी है। वित्त मंत्री भी बैठी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए हैं। जरा देख लीजिए एक बार उन्हें भी। नीति आयोग की इस बैठक में प्रधानमंत्री का गंभीर मुद्रा में खामोशी से बैठना, पता चला तस्वीर ली जा रही है तो मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाना। तो क्या भारत की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों की हालात भी ऐसी ही हो चली है? दरअसल इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वो है जहां पर चुनाव होने वाले हैं और जहां पर चुनावी हार मिली है और उसका प्रशिक्षण लगातार जारी है, प्रशिक्षण के जरिए मंथन जारी है और उसमें पहली बार यह भी बात निकल कर आ रही है कि दरअसल मैंडेट तो केंद्र सरकार के खिलाफ का था। इसमें राज्यों की भूमिका क्या होगी? और इसका अगला हिस्सा कहता है कि अगर राज्यों के चुनाव में वही केंद्र सरकार को लेकर जनता वोट देने निकल आई तो फिर चुनावी हार तय है। यानी प्रधानमंत्री मोदी अगर महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने चले जाएं या हरियाणा में चुनाव प्रचार करने चले जाएं तो एक झटके में वहां के मुद्दे, वहां के राज्य स्तर के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर आने लगेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर इस दौर में दो ही नेता काम कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरे राहुल गांधी हैं। यानी राजनीतिक तौर पर टकराव की परिस्थिति नहीं बल्कि सरकार की विरोधी हवा जो अलग अलग मुद्दों के आश्रय इस देश के भीतर में कमोवेश हर राज्य को प्रभावित करती चली गई, उसने एक मैसेज दे दिया कि जो उम्मीद और आस और जो भरोसा था वो टूट गया है, इसीलिए यह ब्रांड चरमरा गया है। मसला यह नहीं है कि दरअसल राज्य के चुनाव प्रचार में इससे पहले प्रधानमंत्री शानदार भाषण देते थे और बीजेपी चुनाव जीत जाती थी। जी नहीं, उसके साथ साथ उम्मीद और भरोसा था जो इस बार टूट रहा है। तो राज्यों के आंकड़ों की परिस्थिति को परखने से पहले जरा इस बात को परख लीजिए कि क्यों गुस्सा लोगों के भीतर अभी भी समाया और राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी हो या आरएसएस हो, उनके भीतर चिंतन मनन क्यों उन्हें मुश्किल हालात में लाकर खड़ा कर रहा है। हमें लगता है इसके लिए सबसे बेहतरीन रिपोर्ट तो जो खुद सरकार ने जारी की है इनफॉर्मल सेक्टर की, जो असंगठित क्षेत्र तबाह हो गया, सरकार कोई डाटा दे नहीं पाई, उस पर जो एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेस को लेकर आया, उसका एनालिसिस भी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने किया है। सवाल है राज्य दर राज्य अगर परखते चले जाइएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो, वो ट्रेड का सेक्टर हो, वो सर्विस का सेक्टर हो या ओवरऑल परिस्थितियों को देखने की सोच हो, इस पूरे सेक्टर को लेकर जो ग्रोथ थी वो कम हो गई। इस पूरे सेक्टर में जो लोग रोजगार कर रहे थे वो कम हो गए। इस दौर में जितनी बड़ी तादाद में दुकानें बंद हुई वह इतनी ज्यादा है कि वाकई सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवालिया निशान उठाती है। तो इस बात का जिक्र तो पार्लियामेंट के भीतर संसद करेंगे ही, लेकिन जनता के भीतर सवाल दूसरे हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जिस तरीके से अगर आप परखना शुरू कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के भीतर में नेगेटिव स्थिति आ गई, ट्रेड के भीतर में एक झटके में 3.9 ट्रिलियन जो था वो 3.6 ट्रिलियन पर आ गया। ओवरऑल भी देखिएगा तो 9.7 ट्रिलियन से कम होकर 9.5 ट्रिलियन यानी 9,70,000 करोड़ से घटकर 9,50,000 करोड़ पर ये जो पूरा का पूरा जो ग्रेस वैल्यू एडेड होता है जीवीए के तहत होता है वह 2015 और 2023 यानी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 2023 तक की स्थिति बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग परेशानी हुई है। शुरुआत हमें लगता है कि महाराष्ट्र या हरियाणा से पहले उत्तर प्रदेश का करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का योगदान असंगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहा। जब सरकार मिली थी तब 15% था, आज की तारीख में वो घटते घटते लगभग 12.99% हो गया, यानी लगभग 13%।
जो सबसे ज्यादा रोजगार उत्तर प्रदेश के भीतर असंगठित क्षेत्र में था वो कम हो गया। लगभग 30 लाख नौकरियां असंगठित क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में चली गई। महाराष्ट्र के भीतर इसकी संख्या लगभग 12 से 16 लाख के भीतर है। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा के भीतर भी संकट आया, जहां पर लगभग 22 लाख नौकरियां कम हो गई जो असंगठित क्षेत्र से सीधे जुड़े हुए थे। इसका दूसरा हिस्सा यह भी है कि बाकी भी राज्य हैं। पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य बड़े राज्य के तौर पर उभरता है, जहां पर 30 लाख से ज्यादा नौकरियां चले गई। यानी असंगठित क्षेत्र से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम हो रही है। यानी बेरोजगारों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। यह रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि पिछले बरस भी लगभग 1.25 करोड़ 1.15 लाख मजदूर जुड़े, क्योंकि दूसरे हिस्सों में उनको काम नहीं था। लेकिन यहां काम था ऐसा भी नहीं है, यहां भी काम नहीं था। तो असंगठित क्षेत्र से जुड़ने वालों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां वहां भी नहीं है, काम वहां भी नहीं है। स्थिति इतनी नाजुक हो गई। अब यहां पर सवाल आता है कि राज्य दर राज्य अगर ऐसी परिस्थिति है तो इसके डायमेंशन क्या हर पॉलिसी के तहत है? हर पॉलिसी का मतलब यह हुआ, जैसे आज की तारीख में आप ध्यान दीजिए, उत्तराखंड का इलाका हो या पहाड़ी इलाका, हिमाचल प्रदेश का इलाका हो, यहां पर लेकर सैकड़ों इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं सरकार लेकर आई और उन योजनाओं से वन कटने लगे। जो पहाड़ थे वो धंसने लगे, दिखाई देने लगे किन हालातों में है। और उसके ठीक समानांतर दर्जनों योजनाएं सरकार ने इस आस और उम्मीद में खड़ी कर दी कि हम वनों को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे। यानी एक तरफ नष्ट कीजिए, दूसरी तरफ नष्ट को रोकने के लिए आप योजना शुरू कर दीजिए। यह गजब की फिलॉसफी इस देश के भीतर चल पड़ी। अब इसके साथ अगर राज्यों की परिस्थिति को आप परखना शुरू कर दें कि खास तौर से जिन 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि केंद्र सरकार की नीतियां राज्यों के चुनाव को प्रभावित करेगी। अलग अलग सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर युवाओं का है बेरोजगारी को लेकर। वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, तीनों जगहों पर मान लिया गया है कि दरअसल केंद्र सरकार की यानी प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है। राज्य सरकार का हिस्सा गायब हो गया। तो रिपोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा तो केंद्र सरकार निशाने पर आएगी, युवा एक झटके में बीजेपी को वोट नहीं देगा। इस दौर में अगला सवाल निकल कर आया, जो महंगाई यानी इन्फ्लेशन की जो परिस्थिति है। आप दुनिया के बाजार से यानी रशिया से आप सस्ता तेल खरीद लीजिए, लेकिन जनता को इसका लाभ ना मिले। और यह कमोवेश हर क्षेत्र में हुआ। वो कम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, आपके हाथ में जो मोबाइल डाटा है वह भी महंगा हो गया। उसके पीछे भी केंद्र की नीतियां हैं। यानी केंद्र की हर नीति राज्यों की राजनीतिक में आर्थिक स्थितियों को कैसे प्रभावित कर सकती है, इसका खुला खेल इस दौर में निकल कर आने लगा। और शायद यही वजह है कि जो अलग अलग रिपोर्ट्स निकल कर आई इस मंथन से कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री की मौजूदगी डरा देगी चुनाव में, इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो डाटा रखा गया और जो एनालिसिस किया गया उसमें ध्यान दीजिए तो महाराष्ट्र के भीतर बीजेपी के सामने कांग्रेस खड़ी है। बीजेपी के साथ खड़े एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे खड़े हैं जो कांग्रेस के साथ हैं। बीजेपी के साथ अजीत पवार एनसीपी के खड़े हैं और दूसरी तरफ शरद पवार खड़े हैं। अगर इन परिस्थिति को भी आप परखिए, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, तो 28 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी, 9 ही जीत पाई। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी लेकिन 13 जीत गई। उद्धव ठाकरे 21 पर लड़ते हैं लेकिन 9 पर ही जीत पाते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे 15 पर लड़ते हैं और 7 पर जीत जाते हैं। यानी दोनों के बीच में एकनाथ शिंदे का पलड़ा आपको भारी दिखाई देगा। लेकिन एनसीपी में अजीत पवार गायब हो जाते हैं, शरद पवार इस रूप में हावी 10 सीटों पर लड़कर 8 सीट जीत जाते हैं। मसला ये नहीं है। मसला है कि रिपोर्ट किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, खनन को लेकर, रोजगार को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए मजदूरों को लेकर, महाराष्ट्र के भीतर काम करने वाले महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी जिले दर जिले एमआईडीसी में बंद होती इंडस्ट्रियों को लेकर, ये तमाम सवाल हैं जिसने एक झटके में बता दिया कि बीते 10 बरस में सिर्फ नीतियों का प्रचार हो रहा था, योजनाओं का प्रचार हो रहा था, एक चेहरा आ रहा था और उस चेहरे के आसरे उम्मीद और आस लोगों ने बांध ली थी।
लेकिन वह तो डगमगाने लगा और उसकी स्थिति यह हुई कि विदर्भ के भीतर 37% वोट एनडीए को मिलते हैं तो 46% वोट इंडिया को मिलते हैं, जहां पर एक वक्त बीजेपी का वर्चस्व था। मराठवाड़ा में 39% वोट एनडीए को मिलते हैं तो 44.7% वोट इंडिया को मिलते हैं। इस मराठवाड़ा के हिस्से में भी एक वक्त बीजेपी अपनी तूती बुलवाना चाहती थी और शिवसेना के साथ खड़े होकर उसने बहुत सीटें जीती भी, लेकिन इस बार उसे 9 लोकसभा में से एक भी सीट नहीं मिली। इसी तरीके से अगर क्षेत्रवार आप देखना शुरू करें, चाहे वो नॉर्थ महाराष्ट्र का हिस्सा हो जहां सबसे बेहतरीन परिस्थिति में बीजेपी रही, वहां भी एनडीए को 45.9% और दूसरी तरफ इंडिया को 45.4% वोट मिला। बिल्कुल टकराव की स्थिति है। जिस मुंबई के भीतर बीजेपी और शिवसेना जब एक साथ लड़ती थी तो तूती बोलती थी, उसी मुंबई के भीतर में अब स्थिति ऐसी आ गई कि बिल्कुल आमने सामने की परिस्थिति, और उसमें भी सबसे ज्यादा शिवसेना उद्धव ठाकरे की, जिसको 31.4% वोट मिले, बीजेपी को 28.3% वोट मिले, एकनाथ शिंदे 21% ले गए तो कांग्रेस भी लगभग 14.5% ले गई। वोटों का ट्रांसफर ज्यादा बेहतरीन तरीके से इंडिया में होने लगा क्योंकि मैसेज एक ही था। वो मैसेज बहुत साफ था कि लड़ाई दिल्ली के खिलाफ है, चेहरा नरेंद्र मोदी है। अब उस चेहरे को दोबारा अगर वहां पर लेकर आइएगा तो राज्यवार, राज्यों के भीतर अगर विधानसभा की सीटों को आप परखें, विदर्भ में 62 सीट आती है, पिछली बार 29 सीट जीती थी बीजेपी ने, इस बार घटकर लोकसभा के केंद्र तक 18 सीट जीत पाएगी। मराठवाड़ा में 46 सीट आती है, उसमें से 16 सीट बीजेपी ने जीती थी, 26 सीटों पर लड़ी थी, इस बार वो घटकर 7 सीट पर आ गई। नॉर्थ उत्तर महाराष्ट्र में 35 सीट आती है, 20 पर लड़ी थी, 13 जीती थी, इस बार घटकर वो 9 पर आ गई। पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें आती हैं, बीजेपी ने 39 सीटों पर लड़ा था, पिछली बार विधानसभा में 20 सीटें जीती थी, इस बार वो घटकर 11-12 सीटों पर आ रही हैं। ठाणे और कोंकण के इलाके में 39 सीटें हैं, 13 सीटों पर लड़ी थी, 11 पर जीती थी, इस बार वो घटकर 8-9 पे आ रही है। और मुंबई में 36 में से पिछली बार 16 सीट जीती थी, 17 सीटों पर लड़ी, 16 जीत गई, इस बार वो घटकर 9 पर आ रही है। यानी 105 विधानसभा की सीटों का आंकड़ा खुद ब खुद घटकर 64 पे आ रहा है। और अगर ज्यादा सीटों पर लड़ेगी बीजेपी, 105 पिछली बार 164 पे लड़ी थी, इस बार वो मानकर चल रही है कि कम से कम 190 सीटों पर लड़ेगी तो भी उसकी आंकड़े 75 पार नहीं करेंगे। ये मैसेज क्या है? मैसेज है कि पश्चिम महाराष्ट्र का हिस्सा, मराठवाड़ा का हिस्सा, विदर्भ का हिस्सा, तीनों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग है, लेकिन रिजल्ट एक सरीखा क्यों है? इसलिए है क्योंकि एक ही चेहरा था और केंद्र सरकार की नीतियां निशाने पर थी। और यही वो वजह है जो इस वक्त सबको डरा रही है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि अगर आप ध्यान दीजिए और निकल कर आइए हरियाणा में, तो हरियाणा में 5-5 सीट दोनों ने जीती है। और स्थिति पहली बार यह है कि अगर अंबाला डिवीजन में आप देखें, 14 सीट जहां आती है, पिछली बार बीजेपी 7 सीट जीती थी, इस बार वो 3 सीटों पर आ जाएगी। जो लोकसभा चुनाव के जो पूरे के पूरी प्रतिक्रिया नजर आ रही है, रोहतक में 20 सीटें आती हैं, 5 सीट जीती थी, इस बार 2 ही सीट जीत पाएगी। हिसार में 20 सीट आती है, पिछली बार 6 जीती थी, इस बार 2 से आगे बढ़ पाना मुश्किल है। गुरुग्राम की 11 में से 8 सीट जीती थी, इस बार 4 सीट भी जीत जाए तो बहुत मुश्किल है। वहां राज बब्बर एक झटके में आए और उन्होंने चुनौती ऐसी दे दी कि सांसें फूल गई बीजेपी की। इसीलिए जो 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी वह एक झटके में 18 से 20 सीटों पर आकर सिमट रही है, उससे आगे बात बढ़ नहीं रही है। वजह बहुत साफ है, नीतियां केंद्र की है, आर्थिक परिस्थितियां केंद्र की है, सामाजिक तौर पर ताना बाना केंद्र का है, राज्यों की तो भूमिका ही नहीं है। और यह परिस्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर भी है, और उत्तर प्रदेश के भीतर भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जहां जहां गए उनमें से जो सीटें गंवाई हैं उसमें ज्यादातर 25 सीटें तो वहां पर गंवाई गई है जहां प्रधानमंत्री की प्रचार में मौजूदगी थी। तो चुनावी प्रचार की परिस्थितियों के बीच यह परिस्थिति अपने तौर पर बहुत साफ बताती है कि एक डर पहली बार उस ब्रांड को लेकर है जिस ब्रांड के आश्रय लोगों में यह समझाया गया कि देखिए आप बेहतरीन परिस्थिति में आ जाएंगे, लेकिन उसकी भी कोई उम्र होती है, तो वो उम्र क्या 10 बरस के बाद अब पूरी हो गई। और शायद इसीलिए
पहली बार यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि आरएसएस खुले तौर पर प्रधानमंत्री को यह कहने से चूक नहीं रहा है कि देखिए आपका ब्रांड नहीं बचा, आपकी इमेज नहीं बची, आपके चेहरे के आसरे चुनावी जीत नहीं मिलेगी। आप कितना भी भाषण कहीं भी दे लीजिए, और 2024 के चुनाव में तो आपने खूब भाषण महाराष्ट्र के भीतर दिए, लेकिन महाराष्ट्र की 18 सीटों पर आपको हार मिली, उन जगहों पर जहां पर आप चुनाव प्रचार करने गए थे। यह मैसेज क्या है? राजस्थान के भीतर 6 सीटों पर उन्हीं जगह हार मिली जहां आप चुनाव प्रचार करने गए थे। हरियाणा के भीतर 3 सीटों पर जहां पर आप गए थे, उन तीनों सीटों को गंवाया गया। यह मैसेज क्या है? मैसेज देखने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है, इसको राजनीतिक तौर पर मान लीजिए कि अब चुनाव की जीत हार के साथ साथ अब नेता को बदलने की सोच क्या बीजेपी के भीतर चल पड़ी है, या बीजेपी को कोई नया चेहरा चाहिए जिसके आसरे वह खुद को खड़ा कर सके। यह राजनीतिक मूड है, लेकिन इसके पीछे की परिस्थिति पहली बार बीजेपी के हर सांसद को डरा रही है जो चुनाव जीता या नहीं जीता, या बीजेपी के उस पूरे संगठन के भीतर जो कद्दावर नेताओं ने बीजेपी को खड़ा किया और लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, वह भी अपने तौर पर अब यह परिस्थिति को समझ रहे हैं कि अगर लोगों के भीतर उन तमाम नीतियों को लेकर भरोसा खत्म हो गया, टूट गया, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। और यह भरोसा कैसे टूटता है, हमें लगता है कि इसको परखने के लिए आज आखिर में एक चीज देख लीजिए और जान लीजिए। पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। यह तस्वीर बड़े बड़े पहाड़ों के ढहने की तस्वीर है। कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। जाहिर है यह तस्वीर देखकर आपको डर लग रहा होगा कि इस तरीके से पहाड़ गिर कैसे रहे हैं। दरअसल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम उत्तराखंड और हिमाचल में चल रहा है, वह पूरी योजनाएं तकरीबन 150 योजनाओं से ज़्यादा योजनाएं हैं अलग अलग जगहों पर, चाहे वो कैंपटी फॉल हो जहां पर टनल के लिए पार्किंग बनाई जा रही है 26 करोड़ में, चाहे माल रोड पर पुलिस फोर्स के लिए मकान को खड़ा करना ही क्यों ना हो, शौर्य स्थल देहरादून में बनाया जा रहा है, उधम सिंह नगर में सोनी डैम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट 88 करोड़ का बनाया जा रहा है, पिथौरागढ़ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 4200 करोड़ का। वो टूरिज्म हो, स्पोर्ट्स हो, बिजली हो, पावर सेक्टर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सड़क हो, ब्रिज हो, कुछ भी हो, टनल हो, तमाम काम इस दौर में चलते चले जा रहे हैं। और जो 150 परियोजनाएं इस दौर में काम हो रही है, उन सभी पर तकरीबन 20 से 25 हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तमाम मंदिर, तमाम पौराणिक स्थल जो इन दोनों राज्यों में है, निर्माण खुले तौर पर यहां पर जारी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से चल रहा है। अगला सवाल कोई भी पूछेगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वन खत्म हो रहे हैं, पहाड़ खत्म हो रहे हैं, अलकनंदा सॉइल कंजर्वेशन शुरू हुआ है, पौड़ी में सिविल स्वयं शुरू हुआ है, टिहरी डैम 1 नंबर पे, वहां पर बचाने का काम हो रहा है, नरेंद्रनगर में, लैंसडाउन में, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, बागेश्वर में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में, मसूरी के फॉरेस्ट डिवीजन में उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ उत्तराखंड ये 2017 में शुरू किया गया, जो 2022 में खत्म होना था, अभी भी चल रहा है। हिमाचल में फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया 2016 में, चंबा और कांगड़ा में, ये अभी भी चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट और लाइवलीहुड को शुरू किया गया 2018 में, तो 2027 तक चलेगा। इसके दायरे में आने वाला किन्नूर है, शिमला है, बिलासपुर है, मंडी है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, सारी जगहों पर काम चल रहा है। अलग अलग तरीके से कांगड़ा, मंडी, डलहौजी, तमाम फॉरेस्ट इलाकों में काम चल रहा है। यहां पर इस पूरे रीजन को अगर आप समझे तो उम्मीद तो थी बेहतर काम होगा, उम्मीद डगमगा गई। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में चले जाइए, बेल्लारी चले जाइए कर्नाटक के इलाके में, इसी तरीके से आप उड़ीसा के भीतर चले जाइए आज की तारीख में, इसी तरीके से खोजते खोजते आप महाराष्ट्र में चले जाइए। हर उस प्रोजेक्ट को लेकर, जिस प्रोजेक्ट के आश्रय ये उम्मीद और आस बनाई गई कि दरअसल एक शानदार काम होगा,
लेकिन वो सारी चीजें अगर तहस नहस हो रही है तो हर जगह पर भरोसा और उम्मीद लोगों की टूटी है, और इसको सामान्य तौर पर कोई भी सांसद, विधायक, कोई भी सरकार महसूस करने की स्थिति में है। और उनके इनपुट ये बता रहे हैं कि दरअसल ये तमाम नीतियों को लेकर केंद्र में और चेहरे के तौर पर केंद्र सरकार और चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो राज्यों के चुनाव में अगर उनकी भूमिका चुनाव प्रचार की होगी तो पूरा इशू डाइवर्ट होके दोबारा से केंद्र सरकार की नीतियों के आश्रय एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी हवा में तब्दील हो जाएगा। इसीलिए आप चुनाव प्रचार में ना आए या केंद्र की भूमिका चुनाव प्रचार के वक्त अगर साइलेंट रहे तो यही सबसे बड़ा प्रचार है। क्या समझे? किसी ब्रांड का ढहना? जी नहीं। इस देश के भीतर 10 वर्षों में जो काम हुआ उसकी जमीन कितनी पोपली थी, अब सवाल जनता के भीतर इन्हीं बातों को लेकर है। इसीलिए इस देश की आर्थिक परिस्थितियां और सामाजिक ताना बाना दोनों को बचाने की जरूरत है, और जनादेश इसी के लिए तैयार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।